नमस्कार, मैं हूं रमेश आंडा। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। ट्राई सिटी अपडेट में सबसे पहले खास खबरों पर डालते हैं एक नजर। बहन से मिलने आए दो भाइयों पर चाकुओं से हमला, एक की हालत गंभीर, पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने के आरोप। निगम चुनावों को लेकर भाजपा कांग्रेस हुई आमने सामने। कांग्रेस ने कहा टैक्स का बोझ जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। मेयर बोले सपने देखना बंद करे कांग्रेस। पर मनाया गया वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे। एक्सरे ने चिकित्सा क्षेत्र में ला दी थी नई क्रांति। और अब खबरें विस्तार से। इंडस्ट्री एरिया स्थित कॉलोनी नंबर 4 में अपनी बहन से मिलने आए दो भाइयों पर 4 अज्ञात युवकों ने हमला कर दिया। हमलावर उनसे पैसों की डिमांड कर रहे थे, जिसे देने से उन्होंने इनकार कर दिया था। दोनों को लहूलुहान छोड़ वहां से सभी फरार हो गए। बाद में पुलिस ने दोनों को घायल अवस्था में सेक्टर 32 के अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां एक युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस पर भी इस मामले में शिकायत मिलने के बावजूद कार्रवाई न करने के आरोप लगे हैं। चंडीगढ़ में बदमाशों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। इंडस्ट्रियल एरिया स्थित 4 नंबर कॉलोनी में अपनी बहन से मिलने आए दो युवकों पर बदमाशों ने चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर लहूलुहान कर दिया। दरअसल जैसे ही दोनों युवक 4 नंबर कॉलोनी के बाहर पहुंचे कि 4 बदमाशों ने उन्हें रोक लिया और पैसे मांगने लगे। पैसे न देने पर बदमाशों ने दोनों युवकों पर चाकुओं से हमला कर दिया और 3500 नकदी भी छीन ली। उसके बाद भी बदमाश लगातार हमला करते रहे। शोर शराबा सुनने के बाद वहां लोगों को आते देख सभी बदमाश मौके से फरार हो गए, जिसके बाद घायलों ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को सेक्टर 32 अस्पताल में दाखिल करवाया। शिकायत के बाद संबंधित थाना पुलिस ने अज्ञातों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। घायलों की पहचान मौली जागरा निवासी बबलू और दीपक कुमार के रूप में हुई है। मैं अपने मुकेश फ्रेंड के साथ अपनी सिस्टर के घर गया था। मुकेश की सिस्टर के घर गया था मिठाई दिवाली दिन है। तो वहाँ से हम वापस लौट रहे थे तो हम 4-5 लड़कों ने हमें रोका और हमें बोला कि पैसे कितने जेब से निकालो। हमने आनाकानी की तो हमारी जेब से ज़बरदस्ती छुरी रख के पैसे निकाले। फिर उन्होंने मुँह पे मार भी दी छुरी। उसने अपने बचाव में इधर उधर भागा, मैं भी अपने बचाव में भागा, मुझे भी दौड़ा के मारा। डंडों से मेरा हाथ तोड़ दिया, मेरा मार मार के। और मैं उन्होंने 112 पे कॉल भी की, उनको रोके भी गए वहाँ से PCR। कौन सा नाम है, नाम भी बता दो। नाम उन लड़कों का सावेद है, पारस है, सोनू है और टमाटर है, बबलू है। ये लोग लड़के थे, इनको मैं जानता हूँ। इन्होंने मुझे मारा है और मेरे फ्रेंड के भी मुँह पे चाकू मारी है। और मैं पुलिस वालों के पास, किसी ने मुझे किसी तरह छोड़ा है तो वहाँ पर भी बोले कार्रवाई होगी, लेकिन अभी 4 दिन हो गए कोई कार्रवाई हुई नहीं अभी तक। तो मुझे आगे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूँ मैं, मुझे कोई सुनवाई हो नहीं रही है। मैं सुंदर नगर में रहता हूँ। ये दिवाली वाली रात की वारदात है। 4 नंबर कॉलोनी में मैं अपनी सिस्टर के घर दिवाली की विशेष के लिए गया था। तो वहाँ कम से कम 10 बजे की बात थी। रात को 10 बजे मैं अपने सिस्टर के घर गया। कम से कम आधा पौना घंटा मैं वहाँ रुका अपने सिस्टर के घर। उसके बाद रात को कम से कम 11 बजे मैं वहाँ से गया। तो गली में जैसे ही बाहर निकला तो वहाँ 5-6 लड़के घूम रहे थे। उनके पीछे भी बहुत से थे और मैं उनको जानता भी बाई फेस कभी। और क्या कहते कि उन्होंने मेरे साथ पहले तो उन्होंने कहा पैसे उन्होंने मांगे। मैंने पैसे मना किया कि मेरे पे पैसे नहीं है। तो उन्होंने हमारी जेब पे हाथ मारा। उन्होंने जेब पे हाथ मारना, तो इस चीज़ की वजह मना किया तो पीछे से एक लड़के ने थप्पड़ मार दिया मेरे को। तो इसके बाद थप्पड़ मारने पे मैं जो उसको पलट के मैंने बोला भाई थप्पड़ तूने क्यों मारा? तो कह रहा कि तब तक पीछे से लड़के ने मेरे मुंह पे चाकू मार दी। इसका निशान सर अभी भी पड़ा है मेरे, ये देखिए। इसके बाद उन्होंने पीछे के लड़कों ने, एक मेरे साथ लड़का था बबलू और एक दीपक,
ये उन्होंने भी बचाव करने की कोशिश की तो उन पर डंडों और छुरियों से वार किया गया और हमें समझ नहीं आता हम अपने बचाव के लिए कहाँ जाए। इसके बाद और कम से कम तब तक कि उन्होंने अपने उस पीछे उनके लोकल में रहने वाले जितने भी लड़के थे 15-20 और आ गए और उन्होंने हमें दौड़ा के मारा, जिसमें मेरे एक दोस्त का हाथ टूट गया है और एक दोस्त के हाथ में थोड़ा सा फ्रैक्चर आया। बाकी मेरे लेफ़्ट साइड की पूरी टांगों पे उन्होंने डंडे मारे जो अभी तक मेरे वर्किंग नहीं काम नहीं कर रहे हैं। और अभी मैं कम से कम इस बात को 3 दिन हो गए अभी तक कोई संतुष्टि नहीं हुई ना, और खुलेआम वैसे ही घूम रहे, कोई कुछ कार्रवाई नहीं हो रही इन पर। तो मेरे से आपसे रिक्वेस्ट है पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई कर जाए। उनके पहले भी रिपोर्ट बहुत ही गंदे हैं और थाने में उनके बहुत हैं। घटना में घायल हुए एक युवक को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई, जबकि दूसरे युवक का अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं थाना पुलिस मामले में गहनता से जांच कर रही है और जल्द ही आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजने की बात कह रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। दिसंबर में होने वाले चंडीगढ़ नगर निगम चुनावों को लेकर सभी पार्टियों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू कर दिया है। आज कांग्रेस के प्रवक्ता हरमिंदर सिंह लक्की ने भाजपा पर आरोप लगाया कि चंडीगढ़ नगर निगम ने लोगों पर भारी भरकम टैक्स का बोझ डाला है, जिसे आने वाले निगम चुनावों में जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। वहीं नगर निगम में मेयर रविकांत शर्मा ने लक्की का जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस सपने देखना बंद करे और हकीकत में जिए। क्या कहा एक दूसरे ने, आइए देखते हैं। चंडीगढ़ नगर निगम के चुनाव आने वाले हैं, जिसको लेकर अब बीजेपी और कांग्रेस में बयानबाजी भी खुलकर होने लगी है। बीजेपी और कांग्रेस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगने शुरू हो गए हैं। वहीं कांग्रेस की ओर से एक बार फिर बीजेपी पर कटाक्ष किया गया, जिसमें केंद्र सरकार पर जनता से लूट करने का आरोप लगाया जा रहा है। कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि चंडीगढ़ की जनता पर जो टैक्स पर टैक्स बीजेपी शासित नगर निगम की ओर से लगाए गए हैं, उसका जवाब आने वाले चुनावों में चंडीगढ़ की जनता देगी। कांग्रेस के प्रवक्ता एच.एस. लक्की ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार जनता से लूट कर रही है और इसे भाजपा दिवाली का गिफ्ट बता रही है। ये सीधी लूट है, इसलिए पीएम मोदी पेट्रोल पर 5 रुपए घटाने पर इसे दिवाली गिफ्ट बता रहे हैं और यहाँ देश की जनता महंगाई से परेशान है। लॉलीपॉप नहीं है, ये लूट है, लूट। आप किसी की जेब से 40 रुपए निकालते हो और बाद में उसको संतावना देने के लिए 5 रुपए उसके जेब में वापस डाल देते हो। वो कोई गिफ्ट नहीं है जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हमने लोगों को दिवाली का गिफ्ट दिया। ये तो आपने उनके पैसे लूटे हुए थे 40 रुपए, जिनमें से आप पर दबाव बना है क्योंकि लोगों ने आपको हरा दिया असेंबली के चुनावों के अंदर। आपको मजबूरन 5 रुपए उनको वापस करने पड़ रहे हैं। मगर ये भी बात है कि वो 5 रुपए भी वापस नहीं करने, वो अगले 10-12 दिन के अंदर 35-35 पैसे बजाकर आपने 5 रुपए फिर वो पूरे कर देने हैं। तो लोग परेशान हैं, महंगाई से त्रस्त हैं। आप वही है ना जो कभी कहते थे कि प्रधानमंत्री को महंगाई का म के बारे में नहीं बोलते। आज प्रधानमंत्री महंगाई के बारे में क्यों नहीं बोलते? भाजपा की कथनी और करनी में फर्क है। जब ये ऑपोजिशन में होते हैं, विपक्ष में होते हैं, तो इनकी बातचीत कुछ और होती है, मगर जब आज वो आके यहाँ पर सत्ता के अंदर हैं तो क्या बातें कर रहे हैं। मैं इस करके मैं बहुत इनसे, जो देश की जनता है ना, शुद्ध हो चुकी है। देश की जनता परेशान है। गरीब के पास 2 वक्त की रोटी खाने के पैसे नहीं है, तनख्वाहें लोगों की बढ़ नहीं रही, नौजवानों को रोजगार मिल नहीं रहा, ऊपर से इतनी महंगाई। तो मैं ये समझता हूँ कि लोगों को अब मोदी सरकार को चलता कर देना चाहिए। जहाँ पर भी चुनाव होता है, वो नगर निगम का चुनाव हो, असेंबली का चुनाव हो, पार्लियामेंट का चुनाव हो, लोगों को इनको झटका देना चाहिए, इनको सबक सिखाना चाहिए, इनको सच्चाई का आईना दिखाना चाहिए, ताकि ये जो लोगों के साथ लूट कर रहे हैं उसको बंद करें। वहीं कांग्रेस के आरोपों का बीजेपी भी मुंह तोड़ जवाब दे रही है। बीजेपी के मेयर रविकांत शर्मा ने भी इस पर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है। ये राहत पीएम मोदी ने पूरे देश को दिया है और ये दिवाली गिफ्ट से कम नहीं है। ये लक्की जी जो कह रहे हैं, टैक्स की बात कर रहे हैं,
पहली बात तो पिछले 5 साल में चंडीगढ़ की जनता के ऊपर कोई टैक्स नहीं लिया। जिस पानी के रेटों की वो बात कर रहे हैं, शायद उनको पता नहीं कि पानी के रेट कोई बढ़े ही नहीं हैं। अभी भी हम 2 रुपये किलो लीटर पानी जो पहले दे रहे थे, अब भी 2 रुपये किलो लीटर ही शहरवासियों को दे रहे हैं। तो ऐसा कोई रेट बढ़ा है, और किस रेट की वो बात कर रहे हैं मुझे भी नहीं पता। और पानी के रेटों की मैंने उनकी वो सुनी है, जो एक उनकी बाइट आई थी पीछे, तो मैंने सुना था, उसमें कह रहे थे पानी के रेटों की। तो मुझे लगता है कि उनको कहीं ना कहीं ये जानकारी ले लेनी चाहिए कि चंडीगढ़ में कोई टैक्स नहीं बढ़ा लगा और कोई रेट नहीं बढ़ा। देखिए 2019 में गांव 13 जो हमारे पास आए हैं, जो पहले के गांव में उनकी डेवलपमेंट बिल्कुल ठीक है, चल रही है, सड़कें भी है। जो 13 गांव हमारे पास आए हैं, कोरोना की वजह से 1.5 साल हम लेट हो गए, मगर अभी भी हमने 102 करोड़ की लागत से जो 13 गांव के डेवलपमेंट की बात करी है, वो काम बिल्कुल युद्ध स्तर पे शुरू हो चुके हैं। अभी सीवर लाइन का पहले उनके पाइप डाले हैं, ड्रिंकिंग वाटर के डाले हैं, स्टॉर्म लाइनें डाल रही हैं, उसके साथ लाइटों का काम चलेगा, और सड़कें बहुत जल्दी। देखिए जब हम अपना घर भी बनाते हैं तो कुछ समय के लिए कष्ट सहना पड़ता है, मगर हमने जिस रफ्तार से अब काम शुरू करा है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले 4-5 महीनों के अंदर चंडीगढ़ गाँव जो गाँव है 13 हमारे पास आए, उनकी तस्वीर बदलती नजर आए। बता दें कि चंडीगढ़ नगर निगम के चुनाव दिसंबर के महीने में होने हैं। ऐसे में दोनों ही पार्टियों में जुबानी जंग तेज हो गई है। कांग्रेस बीजेपी पर आरोप मढ़ रही है, तो बीजेपी भी एक कदम आगे आकर मुंह तोड़ जवाब देने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भागवत सिंह की रिपोर्ट। शिवसेना भी इस दफा चंडीगढ़ नगर निगम चुनावों में अपने उम्मीदवार उतारेगी। इसी सिलसिले में वार्ड नंबर 1 से शिवसेना ने अपनी उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। वार्ड नंबर 1 से गीता देवी शिवसेना की उम्मीदवार रहेंगी। इसको लेकर गीता देवी ने तैयारियां शुरू कर दी की तरफ से वार्ड 1 का प्रत्याशी चुना गया है। मैं बहुत खुश हूँ कि लोगों ने मुझ पर भरोसा किया और अपना पूरा समर्थन दिया और आशीर्वाद दे रहे हैं, और मुझे बहुत खुशी है। मैं यहाँ के लोगों की जो समस्याएं हैं उनका निवारण करूँगी। यहाँ से समस्याएं बहुत आ रही हैं, टूटी सड़कें, सीवरेज की समस्या, बेरोजगारी, रेहड़ी फड़ी वालों की समस्या, कम्युनिटी सेंटर, बस स्टॉप, आंगनवाड़ी शुरू फिर से करवाया जाएगा। लोगों के राशन कार्ड कट गए हैं, जिनको फिर से दोबारा मैं चालू करवाऊँगी और फिर राशन दिलवाया जाएगा। और एमसी में निकलने वाली नौकरियों में 80% अधिकार चंडीगढ़ के लोगों को दिलवाया जाएगा, और भी बहुत समस्याएं जिनका मैं पूरा निवारण करूंगी, समाधान करूंगी। 178 NHM कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया था, जिन्हें अब डायरेक्टर हेल्थ सर्विस डॉक्टर सुमन ने सोमवार को मीटिंग की और DHS ने प्रदर्शन कर रहे NH कर्मचारियों को कहा है कि यदि वह अपने किए की माफी मांगते हैं तो उन्हें नौकरी पर रखने पर विचार किया जाएगा। लेकिन निकाले गए कर्मचारियों का कहना था कि जब उन्होंने कोई गलती ही नहीं की तो वह माफी किस चीज की मांगी। सर माफ़ीनामे की जहाँ तक बात है, मैं यही कहूँगा, नो डाउट हमने स्ट्राइक की है, वो एक गलत डिसीजन था, परंतु वो गलत डिसीजन लेने के लिए हमें मजबूर किया गया। हम पिछले 10-15 साल से NHM के अधीन काम कर रहे हैं, और जब हमने एक रिस्पेक्टेबल सैलरी की मांग की, जो कि DC रेट के बराबर सैलरी की मांग की थी, उसमें हमें इन्होंने, प्रशासन ने, जब 3.92 करोड़ का बजट अप्रूव कर दिया, दिल्ली भारत सरकार को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है, तो उसके बाद बजट अप्रूव होने के बाद जो नई शर्तें लागू की जा रही है हमारे ऊपर कि आपको आउटसोर्सिंग की शर्तें माननी पड़ेंगी। आउटसोर्सिंग की शर्तें जिनमें हमारी सारी छुट्टियां खत्म की जा रही हैं, इसमें हमारे जो वर्किंग आवर्स है वो बढ़ाए जा रहे हैं। तो उसमें क्या, जैसे डिस्पेंसरी की टाइमिंग आपकी 6 घंटे की है, तो ये हमसे कहा जा रहा है 8 घंटे काम करिए। तो सर वो जो शर्तें वाली कंडीशन उन्होंने लागू की थी, उसके लिए 5 दिन का टाइम दिया था, वो बहुत कम टाइम था, और वो हम उस चीज़ को हम स्वीकार नहीं करते हैं, इसीलिए हमने हड़ताल की थी। और इस प्रशासन के गलत डिसीजन ने, हेल्थ सेक्रेटरी सर के गलत डिसीजन ने हमारे 12 दिन ख़राब कर दिए। हम लोग सर एक दिन का अल्टीमेटम दिया था कि हमारी मांग को सही ढंग से समझा जाए कि हम क्या चाहते हैं। इन्होंने जो हमारे साथ गलत किया, तो सर फैसला, जहाँ तक बात कहूँगा मैं यूनियन के फैसले की, तो जो हमारा माफ़ीनामा है वो उसके लिए अब अभी हम सोचेंगे कि हमने देना कि नहीं देना। जी, आज हमारी DHS मैम से हमारी बात जो हुई है, मैम ने हमारी बात को आराम से सुना है, और जो भी हमारी कमियां थी वो हमें बताई हैं, और उन्होंने हमें कहा है कि आप सब लोग मिलके एक माफ़ीनामा हमें दे दीजिए, सारे जो 178 जिन लोगों को टर्मिनेट किया वो लिख के दे दीजिए। उसके बाद मैम फिर आगे हायर अथॉरिटी से जो उनका एग्जीक्यूटिव कमेटी का पूरा पैनल है उसमें डिस्कशन होगा, और उसके बाद ही कोई डिसीजन होगा। इस फैसले की जो प्रशासन ने लिया, चंडीगढ़ प्रशासन ने, और पिछले 10-10, 12-12 साल तो लोगों की सेवा वाले महकमे ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ CTU ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ,
ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। पंजाब विश्वविद्यालय कैंपस में पंजाब फेडरेशन ऑफ यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज टीचर ऑर्गेनाइजेशन की हड़ताल जारी है, जिन्होंने साफ कहा है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वह आने वाली 23 नवंबर को पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के निवास स्थान का घेराव करेंगे। इसके अलावा जो मंत्री जिन जिन एरिया में हैं वहां जाकर भी वह प्रदर्शन करेंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस में पंजाब फेडरेशन ऑफ यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज टीचर ऑर्गेनाइजेशन की हड़ताल अभी भी जारी है, जिन्होंने साफ किया है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो वो आने वाली 23 नवंबर को पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के निवास स्थान का घेराव करेंगे। इसके अलावा जो मंत्री जिस एरिया से है वहां जाकर अपना प्रदर्शन करेंगे। आज का प्रदर्शन पी फैक्टो के नेतृत्व में जो 7th पे कमीशन पंजाब ने इतनी डिले कर रखी है उसके लिए है, और इस संबंध में मैं आपको अपडेट कर देना चाहता हूं कि करीब 1 साल के धरना प्रदर्शन के बाद 19 अक्टूबर के आसपास प्रगट सिंह जी के दफ्तर में पी फैक्टो लीडरशिप के नेतृत्व में ये सारी डिस्कशन हुई और उन्होंने प्रिंसिपली दोनों चीज़ें मान ली, पे कमीशन और डीलिंकिंग। प्रगट जी हमारे धरना साइट पर आए और पी फैक्टो का धरना उस दिन खत्म हुआ। हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द मिनिस्टर इस चीज़ को करेंगे, शायद अपने लेवल पर भी वो कर रहे हैं, परंतु रिजल्ट दिख नहीं रहा है। तो पी फैक्टो ने फिर एक बार इस चीज़ को, क्योंकि आपको पता है इलेक्शंस आर वेरी नियर इन पंजाब, तो अगर वो जो हमारी राइटफुल चीज़ है, जो हमारी ड्यू है, वो अगर समय से नहीं मिले तो ये अनर्थ हो जाएगा। तो हमने विश्वास तो किया है मिनिस्टर साहब और उनकी बात पर, लेकिन अब हम चाहते हैं कि एक बार फिर धरना और प्रदर्शन को तेज़ करें, जिससे कि चीफ मिनिस्टर के दफ्तर को एक बार पता चले कि अध्यापक जो अस्वस्थ हो चुके थे, एक बार फिर जो है उनको दिक्कत महसूस हो रही है, और जल्द से जल्द संज्ञान लेकर के वो पे कमीशन को हल करें। देखिए, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि काफ़ी स्ट्रगल टीचर्स ने की है पिछले 1 साल से ज़्यादातर। तो बहुत बात गवर्नमेंट से बातचीत भी हुई, बट जो आइस ब्रेकिंग हुई थी जब जो हायर एजुकेशन मिनिस्टर सरदार प्रगट सिंह, उन्होंने हमारी डेलीगेशन पर पी फैक्टो की डेलीगेशन से मुलाकात करने के बाद उन्होंने एश्योरेंस दी थी कि ये आपकी मांगें बड़ी जायज़ हैं और उनको हम मान लेते हैं। और उनकी कमिटमेंट इतनी थी कि वो धरना साइट पे आके जब चेन हंगर स्ट्राइक चल रही थी तो उसको उठवा के चले गए थे। जो अब हमें पता चला है कि उन्होंने अपने लेवल पे फ़ाइल आगे मूव कर दिया, फिनांस डिपार्टमेंट के लेवल पे फ़ाइल अटकी हुई है। तो इसलिए ये बनता है कि क्योंकि अब इलेक्शंस जो हैं पंजाब के असेंबली के दिसंबर में एक्सपेक्ट करते हैं कि अनाउंस हो जाएंगे, तो जो कोड ऑफ कंडक्ट कभी भी लग सकता है। तो हम एज ए टीचर ये हम अपनी जिम्मेवारी ये भी समझते हैं कि सरकार के लेवल पे चाहे एश्योरेंस मिली है, वो अपना काम कर भी रहे हैं, बट अभी तक वो ग्राउंड पे जो नज़र आनी चाहिए इतने दिनों के बाद चीज़ वो नज़र नहीं आई। तो इसलिए उस ड्यूटी को समझते हुए हम अपना जो कमिटमेंट टुवर्ड्स कम्युनिटी होती है अपने राइट्स के लिए, वो अपने प्रोटेस्ट के फॉर्म में अभी तो संकेतिक शुरू किया है। तो बहुत सारे आने वाले दिनों में पी फैक्टो ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जहाँ पे हम कैंडल मार्च भी करेंगे अलग अलग सिटीज़ में, और मिनिस्टर्स के घर जाके उनके अपने अपने जहाँ पे मिनिस्टर्स के एरियाज़ हैं वहाँ पे जाके उस प्रदर्शन को आगे बढ़ाएंगे। और अगर ज़रूरत पड़ी तो एंड में हम 23 नवंबर को चीफ मिनिस्टर साहब के घर के कूच करेंगे, पूरी पी फैक्टो के लीडरशिप और जितने भी पंजाब के टीचर्स के यूनियंस हैं उसमें पार्टिसिपेट करेंगी, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो हमको अपना अरेस्ट के लिए भी तैयार होंगे। गौरतलब है कि 7वां वेतन आयोग लागू करने को लेकर टीचरों का ये प्रदर्शन पंजाब यूनिवर्सिटी में जारी था, लेकिन बीच में वह पंजाब के शिक्षा मंत्री प्रगट सिंह से मिले थे, जिन्होंने आश्वासन दिया था कि उनकी मांगे जल्द मान ली जाएगी और उनकी क्रमिक भूख हड़ताल को खत्म करवाया था। पंजाब के CTV के लिए चंडीगढ़ से भागवत सिंह की रिपोर्ट। पंचकुला में हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष OP धनखड़ ने एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। उन्होंने बताया कि भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, जिसमें हरियाणा के CM सहित 6 लोगों ने हिस्सा लिया था। उन्होंने कहा कि अलग अलग 5 राज्यों में चुनावों को लेकर इस बैठक में बातचीत हुई और चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि हरियाणा से गए नेताओं ने भी अपने विचार
इस बैठक में रखे हैं और जिन्हें गंभीरता से लिया गया है। पंचकुला के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में बीजेपी ओबीसी मोर्चा हरियाणा प्रदेश इकाई के कार्य समिति की एक बैठक की गई, जिसकी अध्यक्षता बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री करणदेव कंबोज ने की। इस कार्यकारिणी समिति की बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल विशेष तौर पर उपस्थित हुए। बीजेपी ओबीसी मोर्चा की बैठक में भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण, हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़, सांसद नायब सैनी और बीजेपी के बड़े नेता मौजूद रहे। इस दौरान बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष करणदेव कंबोज ने बताया कि ओबीसी वर्ग से जुड़े सभी बीजेपी नेता इस बैठक में शामिल हुए थे और सरकार की उपलब्धियों के बारे में चर्चा की गई। साथ ही आगामी कार्यक्रम पर दिशा निर्देश दिए गए। आज भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा हरियाणा प्रदेश की कार्य समिति की बैठक है। सुबह 11 बजे हमारी ये बैठक शुरू हुई थी और हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि इस बैठक का विधिवत रूप से जो है ना उद्घाटन करने के लिए हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण जी, हमारे आदरणीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी, वो भी इस बैठक में आए, हम सबको आशीर्वाद दे करके गए। और डॉक्टर के लक्ष्मण जी हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो इस बैठक में अभी भी यहाँ हमारे बीच में हैं। और जो ओबीसी वर्ग से जुड़े हुए हमारे मंत्री, खेल मंत्री संदीप सिंह जी, हमारे डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा जी और हमारे प्रभारी रामचंद्र जांगड़ा जी, सब लोग जो है वो इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कुरुक्षेत्र से लोकसभा के सांसद नायब सैनी जी, वो भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। और इसमें जहां सरकार की उपलब्धियों की चर्चा की गई है, उसके साथ साथ हमने ओबीसी मोर्चा के नाते आगामी क्या क्या कार्य करने हैं उस पर भी हमारे अधिकारियों के द्वारा जो दिशा निर्देश हमें दिए जा रहे हैं। हमारी ओबीसी मोर्चा की जो प्रदेश कार्य समितियां, जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, जिला अध्यक्ष हैं। वहीं बीजेपी ओबीसी मोर्चा के उपाध्यक्ष और सांसद नायब सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल में ओबीसी वर्ग को 27% का आरक्षण दिया है। उन्होंने कहा कि हर क्षेत्र में 27% आरक्षण बीजेपी सरकार में ओबीसी को मिलेगा। हाँ जी सर, आज ओबीसी मोर्चा की मीटिंग है तो उसके बारे में बताएंगे। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी हरियाणा ओबीसी मोर्चा प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक, जिसमें हमारे ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय के लक्ष्मण जी, उनका मार्गदर्शन मिला है हरियाणा के कार्यकर्ताओं को, और उसके साथ साथ हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी, उनका भी मार्गदर्शन ओबीसी मोर्चा के सभी कार्यकर्ताओं को मिला है। जो सरकार की नीतियां और जो सरकार ने किया है, मैं ओबीसी मोर्चा ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, विश्व के नेता हैं, और उन्होंने जो ओबीसी समाज को सम्मान दिया है, उसके लिए ओबीसी मोर्चा ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद किया है कि उनको 27% का आरक्षण जो दिया है और अपने मंत्रिमंडल के अंदर 27 ओबीसी मोर्चा के मंत्रियों को स्थान दिया है, कि जिससे लगातार ओबीसी समाज जो उनके अधिकार थे उससे वंचित रहता था। कांग्रेस ने लगातार ओबीसी समाज को एक रैलियों के लिए, भीड़ जुटाने के लिए उपयोग किया है, परंतु इतने लंबे समय तक कांग्रेस ने देश के ऊपर शासन किया, परंतु उनको सम्मान नहीं दिया। पहली बार है कि नरेंद्र मोदी जी ने इन 7 वर्षों में जो ओबीसी वर्ग को एक बहुत बड़ा सम्मान दिया। आने वाले समय के अंदर उनकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव ओबीसी समाज के आने वाला है। इसके साथ ही बैठक में और भी कई मुद्दों पर चर्चा की गई। साथ ही आने वाले समय में ओबीसी वर्ग के लिए और अधिक काम करने की बात कही गई। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। 8 नवंबर यानी कि आज का दिन पूरा विश्व रेडियोग्राफी दिवस के रूप में मनाता है। आज का दिन एक्सरे का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक विल्हेल्म रॉन्टगन को समर्पित है, जिन्होंने चिकित्सा क्षेत्र में एक्सरे का आविष्कार कर चिकित्सा की नई परिभाषा को जन्म दिया था। सेक्टर 32 स्थित गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भी रेडियोलॉजी विभाग में इस अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें विभाग की अध्यक्ष प्रोफेसर रविंदर कौर ने भी हिस्सा लिया और स्टूडेंट्स को एक्सरे और इसके आविष्कार की घटना की जानकारी दी। विल्हेल्म रॉन्टगन को मोमबत्तियां जलाकर याद भी किया गया।
छठ महापर्व की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जो कि 4 दिन तक चलेगा। यह छठ पर्व नहाए खाए के साथ शुरू होगा और 8 नवंबर को इसका शुभारंभ होगा। छठ का दूसरा दिन खरना 9 नवंबर को है। छठ पूजा में खरना का विशेष महत्व होता है। इस दिन व्रत रखा जाता है और रात में खीर का प्रसाद ग्रहण किया जाता है। छठ का तीसरा दिन छठ पूजा या संध्या अर्घ्य 10 नवंबर यानी कि बुधवार को होगा। इसे लेकर रविकांत शर्मा ने भी कहा कि नगर निगम की ओर से सेक्टर 42 की लेक में इसका पूरा इंतजाम किया गया है और किसी भी तरह की कमियां यहां नहीं रहनी चाहिए। देखिए, ये जो छठ पूजा का त्यौहार है ये पूर्वांचल के लोग मनाते हैं और इसी नवंबर महीने में इस त्यौहार को मनाते हैं। और इस बार भी 10 तारीख को जो है वो इनके लिए एक 42 सेक्टर में जो लेक है उसका स्पेशल मकसद भी यही था बनाने की, और जगह पे भी इनके लिए छठ पूजा के लिए व्यवस्था की गई है। तो एक आस्था का इनका अपना त्यौहार है और मैं सभी जितने भी पूर्वांचल के लोग जहाँ पे चंडीगढ़ में रहते हैं जो ये त्यौहार मनाते हैं, सबको मैं इस त्यौहार की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और हम भी उनके बीच में जाके ज़रूर इस त्यौहार में शरीक होंगे और वहाँ 42 लेक पे जाके ज़रूर उनको बधाई शुभकामनाएं भी देंगे और उनसे रूबरू भी होंगे। जी, पानी का काम अभी लगभग हो गया है। सारा जो पानी उसमें बदलना था, साफ़ सफाई का काम सारा चल रहा है। वो सारी व्यवस्था जो है वो वहाँ पे हो गई है। बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन के पास है वो काम, बट एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है और साथ में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन भी है, वो इसमें शरीक रहती है। तो ये सारा काम जो है वो अभी कंप्लीट हो रहा है। और अब अंत में तापमान। ट्राई सिटी में अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम में नमी की अधिकतम मात्रा 63% रही। आने वाले 24 घंटों में भी अनुमान है कि आसमान साफ रहेगा, लेकिन रात को शीतलहर के कारण मौसम बदल सकता है और तापमान में और गिरावट आएगी। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए बस इतना ही। देश विदेश और अन्य खबरों और जानकारियों के लिए आप बने रहें पंजाब केसरी टीवी के साथ। हम फिर हाजिर होंगे ट्राई सिटी अपडेट लेकर। तब तक के लिए रमेश शांडा को पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत।